हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी 24/7 के एक और धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो इसका जैसा कि हमने कक्षा 10 का गणित स्टार्ट किया है, इसका लेक्चर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले ही आ चुका है। ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। वीडियो में काफ़ी देरी हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करके एक एक वीडियो लाते रहेंगे। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना पेन पेपर उठा लीजिए और साथ में एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। एनसीईआरटी बुक जैसे अभी हमारे पास बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा देता, मैं भी अपने सामने बुक रख रहा हूँ, तो आप लोग भी एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। ये वाला बुक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एनसीईआरटी बुक है मैंने यहाँ पर फ़ोन में डाउनलोड किया है। तो आप लोग अपने सामने एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठिए और उसमें से एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के ये वीडियो। तो प्रश्नावली 1.1 हमारा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले आ गया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, कि ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाए। यानी कि कोई ऐसा संख्या हम लोग लेंगे जो एक से कट जाए और खुद से कटे और किसी अन्य से ना कटे, या फिर ये भी बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड केवल दो ही हो, या तो खुद से या तो एक से। जैसे हमारा दो है, अगर हम दो को ध्यान से देखें, पिछले लेक्चर में हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। दो को अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करना चाहें तो ये तो दो से कटेगा या तो एक से। क्या इन दोनों के अलावा दो किसी अन्य डिजिट से कटेगा? अगर नहीं कट रहा है तो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 भी जाने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा एक प्रमेय है, प्रमेय 1.1, जिसको इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसको हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं, इसी का नाम है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास 210 है। ये 210 हमारा एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे, यानी एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, उसके अलावा कोई और संख्या से कटे, यानी कि उसका जो फैक्टर होगा दो से अधिक होगा। तो यहाँ पर हमारा 210 है। 210 जो है दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, पाँच से भी कटेगा, सात से भी कटेगा, और ये 210 खुद से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। यानी कि ये 210 हमारा एक क्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या अगर है यानी कि हमारा कंपोजिट नंबर है, तो भाज्य संख्या को हम लोग किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी कि इस 210 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या क्या होता है, हमने बताया कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, इसी का अगर हम आपस में गुणनफल के रूप में यानी मल्टीप्लाई करके रखे हैं तो हमारा एक भाज्य संख्या तैयार होगा। जैसे यहाँ पर हमारा 210 है, 210 को हम एक भाज्य संख्या 2 से, एक भाज्य संख्या 3 से, सॉरी, एक अभाज्य संख्या 2 से, एक अभाज्य संख्या 3 से, एक अभाज्य संख्या 5 से और एक अभाज्य संख्या 7, यानी इन सब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के साथ लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि 35 है। 35 क्या है, 35 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, ये 35 से डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। यानी ये खुद और एक के अलावा अन्य दो डिजिट से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, हमारा भाज्य संख्या। अब इस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि इसको हम दो डिजिट में, 2 या 3 डिजिट में ऐसे अंकों में तोड़ेंगे जो अंक क्या हो, अभाज्य हो। जैसे अगर 35 को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो एक हमारा क्या आएगा, 5 आएगा और एक हमारा क्या आएगा, 7। 5 क्या है, क्या मेरे भाई आप लोग बताओ, 5 खुद के और एक के अलावा किसी और डिजिट से नहीं कट सकता? क्या इस बात को मानते हैं आप लोग कि जो हमारा 5 है, 5 ये क्या खुद से और एक के अलावा किसी और डिजिट से कटेगा?
नहीं कर सकता, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। और ये भी हमारा 7 क्या है, ये भी क्या है, 7 भी एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। और ये क्या हमारा 35, ये 35 एक और खुद के अलावा 5 और 7 से भी डिवाइड होगा, एक और खुद के अलावा 5 और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है हमारा भाज्य संख्या। अब हमने क्या बताया यहाँ पर, कहने का मतलब क्या है, हमने भाज्य संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के रूप में, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने रखा। यही हमारा प्रमेय 1.1 कहता है कि अगर हमारा कोई भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ पर जिसे देखिए, ये हमारा क्या है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, 5 से क्या आएगा 7। अगर हम ये क्रम वाइज लिखें, क्रम वाइज, तो 5 और 7 यानी कि ये कितना, 5 गुणा में 7, यानी कि ये दो ही एक ही हमारा इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर। बट इसको हम क्रम ना लिख करके या फिर 7 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर इसको हम आरोही क्रम में न व्यक्त रखें, किसी भी क्रम में रख दें, तो हमारा क्या है, अद्वितीय होगा, यानी कि यही चीज रहेगा, सेम टू सेम 210 ही गुणा करने पर आएगा, बस इसके डिजिट को इधर से उधर कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लोग समझाते हैं अभी। जैसे यहाँ पर देखिए 210, 210 को हम लोग 2, 3, 5, 7 लिख सकते हैं। अगर इसका क्रम हम चेंज करें, तो क्रम चेंज करने पर क्या होगा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 210 ही आएगा। इसका कितना आया, 210 आया। इसी को और लिख सकते हैं, या क्या लिख दें, 2 लिख दें, गुणा में 5 लिख दें, गुणा में 7 लिख दें, गुणा में 3, यानी कि क्या हुआ, इसका जो डिजिट का प्लेस है इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम प्लेस चेंज कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, आएगा वही, लेकिन अद्वितीय, यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है। बट इसको हमें किस क्रम में रखना है, इसको हमें रखना है यहाँ पे आरोही क्रम में। आपके बुक में साफ साफ लिखा है कि इसको किस क्रम में व्यक्त करना है, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटे अंक को, फिर उससे बड़े को, उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 210 का जो हमने फैक्टर निकाला है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, तो सबसे छोटा 2 है, यानी कि ये जो हमारा है 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 7, यानी कि क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, एक आरोही क्रम में व्यक्त किए जाएंगे। अगर हम इसको आरोही क्रम में ना व्यक्त कर रखें तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अद्वितीय होगा, यानी 2, 3 से अधिक हो सकता है, 1 या 2 से अधिक हो सकता है। कब 1 या 2 से अधिक होगा, जब इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यक्त नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रमेय 1.1 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, उसको हम फिर से एक बार शॉर्ट के रूप में बता देंगे। तो ये हमारा प्रमेय 1.1 यही कहता है कि अगर कोई हमारा भाज्य संख्या है, अगर कोई हमारा भाज्य संख्या है, तो उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करके लिख सकते हैं। और अगर उसको हम आरोही क्रम में रखें तो हमारा एक ही सीरीज प्राप्त होगा। अगर हम उसको आरोही क्रम में ना रखें, क्रम वाइज ना रखें, तो क्या करेंगे, उसका अद्वितीय प्राप्त होगा, यानी कि 2, 3 बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर 210 का था, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7, डिजिट यही रहेगा, डिजिट यही रहेगा, बस उसका प्लेस इधर से उधर कर देंगे, यही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे मान लीजिए हमारा x जो है, x एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हमने अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में रखा तो P1, P2, P3, P4, P5। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग एक आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या है, अगर हमारा मान लीजिए P1 है तो P1 जो है P2 के, या तो P2 बड़ा होगा, P2 या तो P1 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। इसका मतलब यही है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 मिल रहा है और ये हमारा मान लीजिए P1 है, ये P2 है और ये क्या है P3। तो यहाँ पर देखिए P1 जो है P2 से या तो बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके जगह पे 3 भी हो सकता है, इसके जगह पे 4 भी हो सकता है, बट इसके जगह पे 1 नहीं हो सकता, यानी इससे ये चीज़ छोटा नहीं हो सकता। यानी P1 जो है, P1 हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा P2 से।
P1 है P2 से हमेशा छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा। P2 से P1 से P2 हमारा बड़ा रहेगा चलेगा, बट क्या है, छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक नहीं आ सकता, या तो 2 के बराबर, इसके बराबर ही हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, बट क्या है, इससे ये क्या होगा, छोटा ही रहेगा। अब अगर इससे ये छोटा रहेगा, इससे ये छोटा रहेगा, तो यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2। ऐसे हमने यहाँ पर रखा है P1 जो है P2 से छोटा या बराबर होगा, P2 भी P3 से छोटा या इसके P3 जो है P2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, P3 जो है P4 से छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसे ऐसे करके। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो इधर वाला अंक है स्टार्टिंग से जो जा रहा है, स्टार्टिंग से उसके अगले वाले अंक के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा। पीछे वाला, इधर वाला छोटा ही होगा, उधर वाले से बराबर या उसके छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये होना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैसे हमारा यहाँ 32,760 का है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करें हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर मिले हैं। 8 फैक्टर में हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा एक डिजिट है ये 3 बार आया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा में 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसकी घात कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3, 3 कितने बार है, 1 2, तो इसके पावर कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 13 एक ही बार है। तो ये जो हमारा व्यक्त हुआ ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमारा प्रमेय 1.1 था। इस प्रमेय 1.1 को हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया कैसे क्या करना है, इसको कैसे एक आरोही क्रम में व्यक्त करना है, कैसे क्या हुआ पूरा हमने बताया। लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो हमारा प्रमेय 1.1 है, जिसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, इसके पहले हमारा प्रमेय 1.2 आ गया था। अब ये कहाँ से आया था, तो यूक्लिड के एलिमेंट से सबसे पहले इसका सही उपपत्ति मिल पाया था। कौन दिए थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है ना, इन्होंने अपनी कृति में डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी नामक कृति से इसको उठाया था हमारा प्रमेय 1.2। कौन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है ना, ये हमारे क्या थे, गणितज्ञों का, इनको राजकुमार भी कहा जाता है, गणितज्ञों का राजकुमार, यानी कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि गणितज्ञों का राजकुमार कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने बुक से आपको सोचा कि इसको प्रोवाइड करवा दे, क्योंकि एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ये सब चीज़ें हर कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन हमने सोचा कि लो थोड़ा बता दे, बच्चों को नॉलेज हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। बाकी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे ही हमें व्यक्त करना है, तो फटाफट चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 140। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पहला क्या है, 140। 140 का अगर हम लोग निकाले हैं, फटाफट हमारे साथ निकालिए आप लोग। 140 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 70 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं भाग जाएगा, तो इसमें हम 5 से देंगे, 5 से बन जाए 35, यानी कि 5 7 35, फिर 7 1 7। तो इसमें अगर हम नोट करें तो इसका क्या आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसके 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो हमारा निकल करके आया है, ये जो हमारा निकल करके आया है, यही क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा क्या है अपना, यही हमारा पहले का आंसर है। अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। जो भी हमारा इसका फैक्टर आएगा अभाज्य है, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि जो 140 है, 140 ये हमारा भाज्य संख्या है, 140 हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन 140 को हम लोग इस प्रकार व्यक्त रखे हैं कि ये हमारा किसके रूप में आया है, अभाज्य
गुणनखंड के रूप में, ना कि भाज्य की संख्या में। यहाँ पर कोई भी भाज्य संख्या ऐसा नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। तो 156 को अगर हम देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 78 टाइम जाएगा, फिर 2 से 38 बार, एक सेकंड, 2 3 6, 39 बार जाएगा, फिर 3 से, फिर 13 से, ये 13 है, ठीक है। तो अगर हम इसको 156 को लिखें, ये हम 156 के बराबर किए हैं यहाँ पे, इसके बराबर है ये 156 के। तो यहाँ पर अगर हम सॉरी, एक इसका 140 का ना, 156 यहाँ पर कहाँ रहेगा, 140 का। यहाँ पर देखिए 156 का, 156 को अगर हम ब्रेक डाउन करें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या निकल के आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो यहाँ पर 2 कितने बार, 2 यानी कि 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। अब यहाँ पर जो जो हमारा डिजिट निकल करके आया है सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने 156 को अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला है हमारा 3825 यानी कि 3825। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बुक सामने रखिए, कोई भी गड़बड़ी होगा तो फिर बताइएगा। जैसे क्या है, 3825 ही है ना, हाँ। अब ये भी देखिए, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे पता चल गया, देखिए अगर आप लोग यहाँ लास्ट में 0 देख रहे हैं तो पक्का ये क्या है, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि क्या है, इवन नंबर लास्ट में। तो ये भी इवन नंबर 6 आ गया, तो ये क्या है, 2 से डिवाइड होगा, पता पक्का चल गया। अगर लास्ट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो जो डिजिट होगा टोटल वो या तो 5 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट में 0 आ रहा है, सॉरी 0 अगर आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 5 भी आ रहा है किसी डिजिट का, अगर 5 से डिवाइड करना है तो उसके अंतिम में 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 0 भी आ रहा है, 5 से 5 भी आ रहा है तो संख्या 5 से पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3825 यानी कि सीधी सी बात है, ये पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसका सम देखते हैं। अगर इसका सम 5 2 7 7 और 8 7 15, 15 3 18, 18 होता है, 1 8, 1 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है, अगर इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा अंक क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करते, 3 3, उसके बाद यहाँ बचा 3 दूना 6, बचा कितना, 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 बच्चे 15। फिर 3 से डिवाइड करते, 3 से चेक कर लेते, 2 1 3, 3 7 3 10, 5 15, 3 चौक के 12, उसके बाद 3 दूना 6, 3 बच्चे 15। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से करते हैं, 5 8 40, पचम 25, फिर 5 से 17 25 85, फिर 17 एकम 17। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3825 को, ये जो हमारा 3825 है जो कि हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको हमने किसके रूप में रखा, अभाज्य संख्याओं के रूप में। कैसे रखा, यहाँ पर किस किस रूप में, यहाँ पर हमारा 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितने बार है, 2, 5 की पावर 2 इंटू कितना, 17। अब यहाँ पर जो हमारा निकल के आया है ये क्या है, ये एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा आ गया है। यानी कि ये जो हमारा संख्या था ये भाज्य था, और हमने इसी को तोड़ करके अभाज्य संख्या 3 5 17 के रूप में व्यक्त कर दिया। तो एक एक चीज ऐसे बारीकी से आसानी से सीखते चलना है। इसके बाद चलते हम अगला क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का। इसके बाद मैंने इसको पहले रब कर देता, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। डिवाइड करिए इसको। देखिए पहले इसका हम सम देखते हैं। सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा डिजिट 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट इवन नहीं है। तो 3 से अगर डिवाइड करें 5 5 10, 10 में होता है केवल एक, जीरो में एक। क्या एक 3 से डिवाइड होता है? कभी नहीं, तो ये नहीं होगा। 5 से चेक करें, 5 1 जा 5, डबल जीरो, 5 1 जा 5 हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से तो होगा नहीं, 3 से तो होगा नहीं। इसको 3 के बाद पहले 2 से तो होगा नहीं। हम किसके रूप में देखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, इसके बाद 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, इसके बाद 13 होगा। तो हम लोग इस क्रम में इसको तोड़ते जाएंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या, 11 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से ब्रेक डाउन करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उसके आगे देखेंगे, इससे भी नहीं हो रहा है तो इसके आगे देखेंगे, इससे भी नहीं हो रहा है तो इससे आगे देखेंगे। यानी हमने 2 से भी चेक कर लिया, नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से एक बार में हुआ, अब 5 से आगे देखते हैं 7 से। क्या ये 7 से जाता है? चलिए चेक करते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, उसके बाद बचा कितना? 21, 7 त्रिक 21, यानी कि एक कट गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? 143। इसको चेक करो, 7 से तो होगा नहीं क्योंकि 7 से एक बार हो गया, तो 7 से अगर चेक करें 7 दूना 14, तो 3 बच जाएगा, ये नहीं होगा। एक बार 11 से चेक करते हैं, 11 एकम 11 से चेक करते हैं। 11 एकम 11, बचा कितना? 3, 33, 11 तिया 33, यानी कि 13 आया। फिर 13 खुद से डिवाइड होगा, ये आया। तो हमने 5005 को किस प्रकार हमने यहाँ पर रखा कि 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, तो 5005 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के रूप में। तो अभाज्य संख्या हमारा पहला है 5, यानी कि दूसरा 7, तीसरा 11, उसके बाद चौथा 13। यानी कि इसमें कोई भी ऐसा 2 डिजिट नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर सके, यानी कि फाइनल हमारा ये क्या है? हमारा आंसर है। यहाँ सबके सामने आप लोग आंसर लिखेंगे, भूलना नहीं है। एग्जाम में आंसर लिखना है लास्ट में, ताकि क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंस पता चल जाए ना। नहीं तो सॉल्व करते जा रहे हैं, आंसर कहाँ आया है तो पता ही नहीं, एग्जामिनर साफ साफ देख सके कि हाँ यही आंसर लिखा है। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करवा दिया। और कोई क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ये कितना है? ये हमारा 74 29। कितना है? 74 29। तो इसको हम लोग फटाफट डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, यानी कि 2 2 4। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, उसके बाद 0, 7 छक 42, 9 बचेगा। ये भी 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं, 11 छक 66, उसके बाद ये 66, 4 70, 4 4 8 82, यानी कि 11 के बाद इसको 11 से चेक करने का तरीका, इसके जो इवन नंबर का डिफरेंस है उसको चेक करते हैं। 7 और 2 9, 9 4 13, तो 13 और 9, यानी कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 छः 13 पच्चे 65, 65 5 70, 5 4 9 92, 13 छः 78, 13 7 91, एक बचा 19, ये भी नहीं कटेगा 13 से। 17 से चेक करते हैं इसको एक बार, 17 से कट सकता है, एक बार चेक करते हैं 17 से। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68, उसके बाद 68 2 70, 2 4 2 6 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 62, दो में से एक गया, एक 11, 119, 17 सत्ते 119, ये 7 से कट गया, ठीक है, 17 से कट गया, सॉरी। उसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे किससे कटेगा? 17 से, तो 17 एकम 17, 17 9 34, 34 और 34 और 6 40, 6 3 9 97, ये भी नहीं कटेगा। तो इसको हम 19 से चेक करते हैं, 19 से कर सकता है। 19 है, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 5 बचा 57, यानी कि 19 दूना 38, 19 तिया 57। फिर 23 को 23 से,
यानी कि जो हमारा डिजिट आया, जो हमारा अंक है, यानी कि जो हमारा संख्या है 7429, ये भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? 17 गुणा में 19 गुणा में 23, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमारा क्या है, ये तीनों हमारे अभाज्य संख्या हैं। इन तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर है 74 29 भाज्य संख्या के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अच्छे से व्यक्त कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF गुणा में उन दोनों संख्याओं के LCM के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LCM के बारे में। LCM क्या होता है? जो दोनों में हो और सबको दोनों में हो, दोनों में से किसी एक में हो, जो दिखे सब ले लो, भले ही एक ही में हो। जैसे मान लो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक 15 है और एक हमारा 20 है। 15 को अगर हम तोड़े तो किस में टूटेगा? 3 गुणा में 5 के। 2 को अगर 20 को हम तोड़े तो 2 गुणा में 2 दूना 4 गुणा में 5। अब अगर हम बात करें इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? LCM। तो LCM हमारा क्या कहता है? जो दिखे सब ले लो, भले ही किसी एक में हो, लेकिन घात कैसा हो? हाईएस्ट कॉमन, यानी कि हाईएस्ट स्क्वायर के साथ, यानी कि उच्चतम घात के साथ इसको हमें लेना है। अगर हम बात करें LCM में, जो दोनों में हो, जो दिखे सब ले लो, 5 भी लेना है। यहाँ देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन फिर भी 2 को लेना है। 2 कितने बार है? 2, तो यानी 2 की घात 2। दोनों में से भले ही किसी एक में हो, बट LCM के केस में सबको लेना है, सबको घसीटते चलना है और उच्चतम घातों के साथ। 2 कितना बार है? 2 बार, ठीक है। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 को भी लेंगे। 3 इसमें एक ही बार है, एक ही घात है, ठीक है। 5 इसमें भी एक घात है, 5 इसमें भी एक घात है, यानी कि दोनों में सेम ही है, तो एक ही जगह ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, और ये कितना हो गया? 4 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी कि 4 3 12 25 60। यानी इन दोनों का हमारा LCM कितना निकल के आया? 60। बात करें HCF का, ये हमारा क्या था? LCM। बात करें हम लोग HCF का, HCF हमारा क्या कहता है? जो दोनों गुणनखंड के पास हो निम्नतम घात के साथ, जो दोनों के पास हो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 को नहीं लेना है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 को नहीं लेना है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 5 की निम्नतम घात 1 है, इसका भी निम्नतम घात 1 है, यानी कि इसका हमारा HCF कितना निकल के आएगा? हमारा 5। बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? बात समझ में आया कि नहीं? बताओ कि अगर हमारा LCM के केस में कहेगा तो LCM में दोनों संख्याओं में भले इसमें हो या ना हो, सबको लेकर चलेंगे उच्चतम हाईएस्ट पावर के साथ। बट HCF के केस में जो दोनों में रहेगा उसी को लेंगे और कम से कम घात के साथ। यहाँ पर देखिए 2 इसमें था, 2 बार, 2 का 2 बार घात था, यानी कि 2 स्क्वायर। लेकिन इसमें 2 नहीं था, तो इसमें 2 नहीं था, तो इसको इसमें था। लेकिन LCM के केस में भले ही दोनों में ना हो, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, चाहे इसके पास हो चाहे इसके पास। यहाँ देखिए, मान लीजिए 2 का 2 घात था, इसको ले लिया। इसके पास 3 तो है ही नहीं, इसके पास 3 है, तो 3 को भी लिए थे। 5 दोनों के पास है, दोनों के पावर 1 है। अगर एक पे पावर 2 होता तो हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला लेते। दोनों पे पावर सेम ही है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर LCM के केस में इसका क्या लिया? हाईएस्ट पावर के साथ लिया सबको। कितना आया हमारा? 60। HCF की बात करें, HCF क्या बोलता है? जो दोनों में हो, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी हो, बट कम से कम घात के साथ। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 की घात इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। अगर इसमें 5 की घात 2 होता तो हम 5 की घात 1 ही वाला लेते, चाहे इसमें 5 की घात 2 होता तो हम 5 की घात 1 ही वाला लेते। कम से कम घात वाले में लेकर चलना है HCF के केस में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 26 और 91। तो 26 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 2 गुणा में 13 और ये 13। तो अगर हम बात करें किसका? 26 का, तो 26 को हमने क्या लिखा है? 26 को ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 2 गुणा में 13। बात करें 91 का, 91 को भी तोड़ते हैं, 7 से डिवाइड करें, 13 7 91। इसको 13 से डिवाइड करते हैं,
13 एकम 13। तो बात करें 26 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा में 13, और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 91 को भी लिख सकते हैं 7 गुणा में 13। अब अगर हम बात करें इन दोनों का एलसीएम, क्या बात करें, एलसीएम, एलसीएम बात करें दोनों का, तो एलसीएम क्या बोलता है हमारा, जो दिखे सब ले लो, भले ही किसी भले ही किसी एक में हो, तो उच्चतम घात के साथ लेना है, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लेंगे, क्या बोला है, भले ही किसी एक में हो उच्चतम घात के साथ, 2 को भी ले लेंगे, तो 2 को भी हमने ले लिया, ठीक है, गुणा में। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 7 को लेना है। 13 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पावर किसका है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, किसी एक को ही ले लेते हैं, अगर जिसका पावर ज़्यादा होता उसको लेते, तो यहाँ पर पावर 1 ही है सबका, तो 1 ही लिए। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 सत्ते 14, यानी कि 13 सत्ते 91, 91 का 2 गुना कितना होता है, अरे 90 दूना कितना होता है 180, और 2 182 होगा, एक बार आप लोग चेक कर लो। तो 13 गुणा में 14, 13 चौक के 52 के 2 हासिल 5, 13 के अंदर 13, 13 5 18, 182। तो इसका एलसीएम कितना है, 182, ठीक है। एचसीएफ की बात कर लेते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। एचसीएफ, एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या हमारा बोलता है, जो दोनों गुणनखंड के पास हो और कम से कम घात के साथ, जो दोनों के पास हो, यानी कि इसके भी यहाँ देखिए 2 इसके पास है या इसके पास नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 7 को नहीं लेंगे। 13 दोनों के पास है, 13 अगर दोनों के पास है तो 13 को ही लेंगे, कम से कम घात के साथ। यहाँ 13 का घात 1 है, यहाँ भी 1 ही है, दोनों जगह सेम ही है, तो किसी एक ही को लेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा हमारा, 13। कितना निकल के आएगा, 13। एचसीएफ कितना आया, 13। एलसीएम कितना आया, 182। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। तो ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। ये हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहा है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 26 है, इंटू सेकंड नंबर हमारा क्या है 91, इक्वल टू एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम हमारा निकल के आया है 182, 182 गुणा में एचसीएफ कितना निकल के आया 13। तो इसको हम लोग चलिए चेक करते हैं एक बार। तो इसका गुणा करें अगर हम 26 में, 26 का गुणा इसमें करें 91 इंटू 26, करिए फटाफट मेरे भाई। 6 एकम 6, 6 नवा में 54, 2 एकम 2, 2 नवा में 18, यानी कि 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1, यानी कि कितना आया 23 66। आप लोग एक बार गुणा करके चेक कर लो। 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, 13 अठी 104, 104 और 2 6, 106 की 6 हासिल आया 10, 13 के अंदर 13, 13 10, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। 23 66 है ना, हमने 26 66 लिखा है। अब यहाँ देखिए 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अठी 104, 2 6 हासिल आया 10, 13 एकम 13, 13 10 23। यानी कि यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है, बराबर है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ। हमें यही तो बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने एलसीएम भी ज्ञात किया, एचसीएफ भी ज्ञात किया, साथ में इसका जांच कीजिए। तो हमने इसका जांच भी कर लिया, और जांच भी कर लिया यहाँ पर एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः, लास्ट में ऐसे लिखना है, अतः, अतः, अतः दो संख्याओं का गुणनफल अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, बराबर है उनके एलसीएम, एलसीएम गुणा में
HCF के, ऐसे आप लोग लिख देंगे। यानी कि दो संख्याओं का LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कितना है 510 और 92? कितना है 510 और 92? तो 510 को अगर हम फैक्टराइज करें यहाँ पे तो 510 को कितना, देखिए लास्ट में इवन नंबर आ गया, 0 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 25 दूना 50, एक इधर गया 10, 2 पच्चे 10। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है नहीं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बच्चे 15। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से करते हैं, 17 बचे 85, फिर 17 खुद से कट जाएगा। तो अगर हम 510 को लिखना चाहें, 510 को तो क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं, 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग 92 का लिख कर लेते हैं। 92 का 2 से भाग जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, एक इधर गया 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या है, खुद के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे एक बार में। अगर हम यहाँ पर 92 को लिखना चाहें तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 23, यानी कि यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 का हम घात 2 लिख देंगे, 2 की घात 2 इंटू 23। अब अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम क्या बोलता है अपना, जो देखिए सब ले लो और हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। किसके पावर के साथ, हाईएस्ट यानी कि उच्चतम घात के साथ हमको लेना पड़ेगा, तो उच्चतम घात के साथ लेना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो एलसीएम में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात कितना है, 2 है। हमको क्या बोला है, हाईएस्ट घात के साथ, इसमें 2 की घात 1 ही है, इसमें 2 की घात 2 है, तो हमको हाईएस्ट पावर वाला यानी कि उच्चतम घात वाला लेना है ना। तो यहाँ 2 की घात 2 है तो इसको लेंगे, ना कि इसको। 2 की घात 2 गुणा में 2 का खेला खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 3 देखिए, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। अगर 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है तो क्या नहीं लेंगे, यहाँ क्या बोलता है, एलसीएम के केस में सबको लेना है, चाहे एक में हो या दोनों में हो, और हाईएस्ट पावर के साथ। तो इसमें 3 नहीं है और इसमें 3 है, बट हमको 3 को भी लेना पड़ेगा, तो इसको भी हम 3 को भी ले लेते हैं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 को भी लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, तो ले लेंगे। अब देखिए ये 23 केवल इसी में है, इसमें नहीं है, बट 23 को भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो 23 को ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना कितना हो गया, 4 तिया 12 पच्चे 60 गुणा में 17 गुणा में 23। फटाफट आप लोग गुणा करिए, तो 17 तिया 51 के 1 हासिल आया कितना, 5, 17 दूना 34 और 34 5 कितना होता है, 39, गुणे कितना करना है, 60। कितना आएगा निकल करके, 6 एकम 6, 6 9 में 54 के 4 हासिल 5 और 6 त्रिक 18 5 23 और लास्ट में एक 0, यानी कि कितना आ गया, 23,460। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, गलत है या सही है, 23,460। मैं भी अपना चेक कर ले रहा हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो। 6 एकम 6, 6 9 में 54 के 4, ये 391 ही आएगा। 17 तिया 51 के 1 हासिल है कितना, 5। ठीक है, 17 दूना 34, 34 5 39। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे हम इसका करते हैं, इसका ये क्या है, एलसीएम है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग एचसीएफ चेक कर लेते हैं। एचसीएफ हमारा क्या बोलता है, जो दोनों के पास होना चाहिए कंपलसरी, इसमें भी हो इसमें भी हो, और निम्नतम घात के साथ। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 23 है, लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें 2 की घात
1 है और इसमें 2 की घात 2 है। हमको क्या बोला है, निम्नतम घात वाला यानी कम से कम घात वाला लेना है, तो 2 की घात 1 ही वाला लेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आएगा। तो बड़े प्यार से हमारा एचसीएफ निकल के आएगा कितना, कितना निकल के आएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन है, एक पहली संख्या हमारे पास 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92। तो इसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम के और उनके क्या एचसीएफ के। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या है 510 गुणा में, दूसरी संख्या क्या है हमारा 92 बराबर, इनका एलसीएम कितना निकल के आया 23460। एचसीएफ कितना निकल के आया 2। यही ना निकल के आया मेरे भाई, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए, नहीं तो गड़बड़ी हो गया तो फिर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आएगा 92 का मल्टीप्लाई 510, ऐसे लिखिए 510 गुणा में 92। 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। फिर 9 से 9 का गुणा 0 में 0, 9 एकम 9 और 9 पच्चे 45। 0 2 9 5 1 6 और ये कितना आ गया 46,920। यानी कि इधर वाला पार्ट कितना आया, इधर वाला हमारा आया 46,920। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 चौक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना कितना आ गया 4। यहाँ पर आप लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से देख सकते हैं कि 46,920 और इधर भी कितना है 46,920। यानी कि हमारा जो प्रूफ करने को दिया था वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है उनके एलसीएम के गुणा में उनके एचसीएफ के। यहाँ पर हमने प्रूफ करके दे दिया। तो ये हमारा फाइनल क्या है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ये वाला आंसर आया था, वहां पर वो वाला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, उसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है 336 और 54। 336 और 54। ठीक है, तो फटाफट चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम 336 का करेंगे फैक्टराइज। 336 यानी कि लास्ट में 6 है, इवन नंबर आ गया, और जब इवन नंबर आ गया तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। चलिए करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से 15 दूना कितना हो गया 30, बचा कितना यहाँ पे 15 दूना 30 और कितना हो गया, एक बार फिर से करते हैं। 2 एकम 2, एक गया यहाँ 13, 2 पच्चे 10, 3 हुआ 36। कैसे हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, इसको फिर से करते हैं। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। तो 336 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे 336 को करेंगे अगर, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर गया 13, 2 छक 12, एक इधर गया कितना हो गया 16, 2 अट्ठी 16। ओके, अभी ठीक है। तो फिर इसमें देखिए लास्ट में इवन नंबर आ गया, सम संख्या आ गया, तो ये फिर भी 2 से दोबारा डिवाइड होगा। 2 से करेंगे 2 अट्ठी 16, 2 चौक के 8, 2 से 2 चौक के 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42। फिर ये देखिए ये 3 से डिवाइड होगा,
3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम बोले 336 को आप लोग क्या लिखोगे, तो बड़े इज्जत के साथ बोलोगे सर इसको हम 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना लिख देंगे 4 गुणे में 3 गुणे में 7, ये हम किसको लिख देंगे 336 को। इसी प्रकार हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं। हमारा क्या है अगला 54, तो हम लोग फटाफट 54 को कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 से डिवाइड करेंगे 27 दूना जाएगा, 27 दूना 54 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3। तो अगर हम 54 को लिखना चाहें बड़े ही शरीफ के साथ, शराफत के साथ, इज्जत के साथ, तो 54 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणा में 3। तो अगर यहाँ देखिए 3 कितने बार है 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 के पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछता, पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है, फिर से वही बात है जो देखिए सब ले लो हाईएस्ट पावर के साथ, उच्चतम घात के साथ। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो हमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है, तो 2 की घात कितना लेंगे 4, 2 का खेल खत्म। यहाँ 3 की घात कितना है 3, यहाँ 3 की घात कितना है 1, हमको तो हाईएस्ट पावर वाला लेना है, तो कितना लेंगे 3 की पावर 3 गुणा में 7। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बट लेना पड़ेगा एलसीएम के केस में, चाहे किसी एक ही में हो हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ 7 है, 7 को भी क्या करेंगे ले लेंगे। अगर हम इसको करना चाहें तो 2 के पावर 8, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 के पावर 8 कितना हो गया 16 गुणे में 3 के पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 इंटू कितना 7। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें यहाँ पे तो 16 सत्ते 112 के 2 हासिल आया कितना 11, 16 दूनी 32, और 32 10 होता है 42 और 1 43, 43 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 तिया 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 1 22 के 2 हासिल 2, और 7 चौक 28, 28 दो कितना होता है 30, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया टोटल हमारा एलसीएम 3024। एचसीएफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बोलता है जो दोनों गुणनखंड के पास हो और कम से कम घात के साथ, 2 इसके पास भी है इसके पास भी है, ठीक है भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, हमें तो कम से कम घात वालों को लेना है ना, तो हम किसको लेंगे 2 के पावर 1। 3 इसके पास है इसके पास भी है, ठीक है दोनों में जो हो उसी को लेना है, 2 इसके पास भी था 2 इसके पास भी था, कम से कम घात वाले को हमने 2 का जो पावर 1 है उसको हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, और हमको बोला है न्यूनतम घात के साथ, किस केस में एचसीएफ के केस में, तो 3 की घात हम कितना लेंगे 3 की घात 1 वाला लेंगे। अगला देखते हैं 7 इसके पास है 7 इसके पास नहीं है, तो जो दोनों के पास होता है एचसीएफ के केस में उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 6। चलिए अपने शर्त के अनुसार चेक करते हैं इसको। हमारा क्या बोलता है पहली संख्या, इधर में नीचे चेक करते हैं, तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है उनके एलसीएम और गुणा में उनके एचसीएफ के, यही हमारा शर्त होता है, इसी को हमको प्रूव करना रहता है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। यहाँ नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है नीचे ना दिखे, एक बार मैं इसको रब कर देता। तो हमारा शर्त क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा में उनके एचसीएफ के, ठीक है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या हमारा 336 गुणे दूसरी संख्या क्या हमारा
54 बराबर एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 3024। एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा 6। इसका मल्टीप्लाई फटाफट हम यहाँ पर कर लेते हैं 336 गुणे में 54। 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। तो कितना निकल के आएगा इसको फटाफट जोड़ते हैं 4 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 और एक ये यानी कि 18 144। तो ये हमारा फाइनल इधर कितना निकल के आया 18 144 बराबर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही आएगा, एक हासिल हमारा बचा 0 में जोड़ेंगे तो एक ही आएगा और 6 3 कितना हो गया 18। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर और इसी को हमको प्रूफ करना था। इसके बाद फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 12 15 और 21 जो भी क्वेश्चन दिया है इस टोटल का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और किस तरीके से हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए फटाफट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 12 को लेते हैं। 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में और 3 को खुद से डिवाइड करेंगे कितने बार में 1 बार में। तो यहाँ पर अगर हम 12 को लिखें बड़े ही इज्जत के साथ प्यार के साथ तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 के पावर 2 है इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे में 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। इसके बाद अगला क्या है हमारा 15। 15 को भी कर लेते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। 15 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 बच्चे 15, 5 को खुद से 5 एकम 5। यानी कि अगर हम 15 को लिखना चाहें 15 को लिखना चाहें 15 को क्या लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं बड़े ही शराफत के साथ 3 गुणे में 5। ये 3 है क्या है 3, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं किसको 15 को। इसके बाद हमारा क्या है 21। तो 21 को अगर हम फटाफट लिखें 21 को लिखो आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग हमसे पहले करेंगे तो करो। फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। यानी कि अगर हम 21 को लिखना चाहें 21 को तो क्या लिख सकते हैं 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 7। कितना 3 गुणे में 7। अब बात करें हम इसके एलसीएम की। सबसे पहले क्या हमें निकालना बोला क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालें। एलसीएम एलसीएम क्या बोलता है एलसीएम फिर से वही बता रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर रफ कर दिया। एलसीएम क्या बताना है दोनों में हो सबको लेना है, चाहे किसी एक में हो या एक में नहीं हो सबको लेना है बट हाईएस्ट पावर के साथ उच्चतम घात के साथ। तो जैसे यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 को देखते हैं। 12 के पास क्या है 2 है, इसके पास 2 है नहीं है, इसके पास नहीं है बट फिर भी हमको 2 लेना पड़ेगा। 2 की घात यहाँ कितना है 2। तो एलसीएम के केस में सबसे पहला हमारा क्या आएगा 2 की घात 2। ठीक है 3 यहाँ है ठीक है कितने घात है 1, 3 यहाँ है कितना घात है 1, 3 यहाँ है कितना घात है 1। 3 सब में है और सब जगह घात एक ही है तो एक ही जाए तो एक ही लेंगे 3 की घात 1 गुणे में। इसमें देखिए यहाँ 5 है, 5 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है बट फिर भी लेना पड़ेगा तो 5 को भी ले लेते हैं। यहाँ देखिए 5 के बाद यहाँ देखिए इसमें 7 है, 7 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है बट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो हमारा एलसीएम जो है एलसीएम कितना आ गया 2 की घात 2 यानी कि कितना हो गया 4 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम करें 4 3 12 25 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएगा 420। तो इसका एलसीएम हमारा
एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया है, एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया है 420। ठीक है, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है जो दोनों में हो, कंपलसरी दोनों दोनों तीनों फैक्टर में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, बट कम से कम घात के साथ। यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें भी 2 नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 इसमें है, हाँ, 3 इसमें है, हाँ, 3 इसमें भी, हाँ, यानी कि 3 सब में है, तो 3 सब में है तो 3 को लेना है, और कम से कम घात के साथ। यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1। अगर किसी में 3 की घात 2 होता तो हम 2 को नहीं लेते, 3 की एक ही घात वाले को लेते, कम से कम घात वाले को लेना है। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 3। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया, तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया कितना, 3। एचसीएफ हमारा 3 आ गया, और एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा 420 आ गया। ये इसका क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 17, 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 17, 23 और 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 को सबसे पहले हम करते हैं। 17 किससे डिवाइड होगा, आपको नहीं लगता ये अभाज्य संख्या है, खुद के और एक के अलावा किसी से तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 एकम 17 बस। तो ये कितना आ गया, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1, 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे में 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, 23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको भी सेम ऐसे करेंगे, 23 एकम 23। अब ये एक किसी और से तो कटेगा नहीं, एक खुद से ही कटेगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे में 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे में 1। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, 29। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29। तो 29 को भी क्या लिखेंगे, 29 को भी लिख देंगे 29 गुणा में 1। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, बोला है एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम की बात करें, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की बात करें, इसमें देखिए 17 है, 17 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट लेना है। हमने क्या बताया था, एलसीएम में सबको घसीट के चलना है। यहाँ पर 17 ले लेते हैं गुणे, यहाँ देखिए 23 है, 23 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 29, 29 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, फटाफट चलिए करते हैं। यहाँ पे 29 गुणा में 23, 3 और 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 7 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 1 हासिल 6, यानी कितना आ गया 667। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 667। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता करेक्ट है या नहीं। आप लोग चेक कर लीजिए कितना है, 667। अब यहाँ पर 667 इन दोनों का आया है, यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया, इन दोनों का कितना है 667। उसके बाद मल्टीप्लाई कितना करना है 17 से, 17 7 119 के 9 हासिल आए कितना 11, 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ेंगे तो 102 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113। 113 को हम कितना लिखेंगे 3, 113 के कितना लिखेंगे 3, कैरी कितना हो जाएगा हासिल हमारा 11। 17 छक्का 102, 102 में फिर वही 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113, यानी कि 11 339 आएगा इसका एलसीएम। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, मैं भी चेक कर लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं, करेक्ट है। बात करें इसके एचसीएफ का, किसका, एचसीएफ का। एचसीएफ के बारे में बात करें तो बोला है एचसीएफ क्या होता है, जो सब में होना चाहिए, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। अब एक बात बताइए, 17 इसमें है, क्या इसमें 17 है, नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 17 है, नहीं है, तो नहीं लेंगे। ये देखिए 23,
23 केवल इसी में है, इसमें है नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं है। 29 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। बट ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है, एक है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, कोई नहीं होता उसका एक होता है। गणित की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। रील वाले में बोला गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। अगर ऐसा कोई नहीं होता तो यहाँ पर एक नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक सब में है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, एक होता है गणित में। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ निकल के आ गया हमारा एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल के आया 11339, एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा, एचसीएफ निकल के आया है हमारा एक। तो इसको आप लोग फटाफट बिना किसी देरी के कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8, 9 और 25 कितना है, 8, 9 और 25। चलिए फटाफट इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, यहाँ मैं साइड में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 8, 9 और 8, 9 और 25। कोई दिक्कत की बात नहीं है, करते हैं फटाफट। तो अगर हम 8 को हम फैक्टराइज करें तो 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। यानी कि अगर हम 8 को लिखना चाहें मेरे भाई प्यारे दोस्तों, 8 को लिखना चाहें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा 9, 9 को हम फैक्टराइज करें, ना 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो मेरे भाई, 3 गुणे में 3, यानी कि 3 की घात कितना, 3 की घात 2। ओके, अगला क्या है हमारा 25। 25 को फटाफट कर लेते हैं। कल्लू से कर दिए, इसको मिटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, सेम टू सेम कलर होना चाहिए। क्या यार, मार्कर भी गिर रहा है। तो अगला क्या है 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 हम 25, 5 से डिवाइड करो 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 25 को बड़े इज्जत के साथ, बड़े शरीफत के साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ फटाफट, बताओ मेरे भाई, यहां तक करने में किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत क्या होगा, अपन है ना, हम है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो बात करें इसके एलसीएम के बारे में, किसके बारे में, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के बारे में बात करें। एलसीएम क्या बोलता है, जो सब में हो सबको ले लो, चाहे एक में हो या दोनों में हो या तीनों में हो, सबको ले लो, और हाईएस्ट पावर के साथ, सबसे ज्यादा उच्चतम घात के साथ। तो यहां पर देखिए 2 की घात 3, इसमें 2 है नहीं है, बट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 2 की घात इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट लेना पड़ेगा। 2 की घात 3 गुणा में, यहाँ देखिए 3 की घात 2, 3 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा। तो 3 की घात कितना है 2। यहाँ देखिए 5 इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, बट लेना पड़ेगा। तो 5 की घात कितना हो गया 2। अगर हम बड़े इज्जत के साथ देखना चाहें तो क्या देखेंगे आप लोग, क्या देखेंगे मेरे भाई, क्या देखेंगे आप लोग, क्या देखेंगे, बताओ बताओ क्या देखेंगे। देखेंगे 2 की घात 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8 गुणे में, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 5 की घात 2 होने का मतलब 25 होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ी की हूँ तो बताओ, किया हूँ, कोई गड़बड़ी किया क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। देखो 25 का 4 गुना होता है, 25 का 4 गुना होता है 100, 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 100 का डबल कितना हो जाएगा, 25 सट्टे 200। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो डायरेक्ट, कितना आएगा 200, गुणा में मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 का 2 गुना कितना होता है 18, 2 जीरो मुफ्त में लगा देंगे। काहे को बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने जाए भाई, काहे को ऊपर नीचे गुणा करने जाए, ये हम आसानी से नहीं कर सकते। आप लोग सवाल को कठिन बनाते हो, सवाल को कठिन नहीं आसान से आसान बनाओ। अगर मैं चाहता तो ऐसे लिखता
25 लिखो, फिर गुड़े में 9 लिखते हो, उसके बाद दिमाग का माथा पची करता है। हम ऐसा क्यों करें मेरे भाई? जब अपने पास निंजा ट्रिक है, 25 का 4 गुना 100 होता है और 4 का डबल 8 है, तो 100 का डबल 200 नहीं हो जाएगा? और 200 हो गया तो 9 का गुणा हम जीरो में काहे करने जाए? जीरो में क्यों गुणा करने जाए? क्यों इतना टाइम वेस्ट करने जाए? 9 का गुणा डायरेक्ट 2 में कर दें, 18 आ गया, 2 जीरो मुफ्त में उतार दिए। तो इसका एलसीएम कितना है हमारा? 1800। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसका एलसीएम है। इसको फटाफट हम लोग गोले के अंदर रख देते हैं। ये हमारा निकल के आया एलसीएम। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है? जो दोनों के पास हो। इसके पास क्या है? अरे यहाँ पर अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक है। ये क्या है? एक है। ये क्या है? एक है। अगर यहाँ पर ये चीज इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, यानी कि जो भी इसमें फैक्टर दिया है ये किसी एक में नहीं है। बट अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। हमने पहले ही बताया जिसका कोई नहीं होता मैथ में उसका एक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका एचसीएफ कितना है? हमारा एक है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं आपस में तीनों में नहीं है। तो अगर इसमें से तीनों संख्याएं तीनों में नहीं है तो उसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एक। तो ये हमारा क्या है? एचसीएफ इसका कितना निकल के आया? हमारा एक। और ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, जहाँ जहाँ आप लोग लिखें वहाँ पे आंसर लिखना अनिवार्य है। ये हमारा दोनों क्या है? आंसर है। और ये दोनों हमारा क्या है? आंसर है। बिना आंसर के काम नहीं बनेगा। एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन जो कॉपी चेक करेगा समझ ही नहीं पाएगा कि ये बेटा आंसर कहाँ लिखा है। तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। मैं कहाँ पर इधर लिख देता, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एचसीएफ कोष्टक में 306 कामा 657। एचसीएफ कोष्टक में कितना लिखा है? 306 कामा 657। आप लोग इसको मेरे से पहले करिए, मुझसे पहले आप लोग करो। 57 बराबर कितना दिया है? बराबर 9 ये दिया है। ठीक है, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? 9। ठीक है, मान लिए भैया। एलसीएम कितना दिया है? ओ, एलसीएम ज्ञात करना। वाह वाह वाह। एलसीएम 306 कामा 657 का क्या करना है? बोला है ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, करते हैं, काहे घबरा रहे हो? ठीक है, तो बोला क्या है? अच्छा, एचसीएफ दिया है, दोनों संख्याएं भी दिया है, हमको निकालना क्या है? एलसीएम। अच्छा, याद करो, अगर आपको बीते वर्षों पहले, आज से 200-400 साल पहले हमने पढ़ाया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा में उनके एचसीएफ के। अगर याद आ रहा हो 200-400 साल पहले आप लोग जब मेरे साथ गए थे टूर पे घूमने के लिए, कहाँ पे? वहाँ पे। तो ये चीज़ हमने सिखाया था अभी। क्या है कि जो पहली संख्या होती है और जो दूसरी संख्या होती है, इसका आपस में जो गुणा होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। यहाँ तक अगर मेरी बात को एग्री करते हो आप लोग तो फिर बताओ कि यस सर, हमने इसको सीखा है। अगर आप लोग ये सीखे हैं तो बताइए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम दिमाग लगाओ, आप लोग नहीं बोल सकते कि ये हमारा पहली संख्या है और ये हमारा क्या है? दूसरी संख्या। कोई दिक्कत की बात है? बताओ, ये हमारा पहली संख्या है, ये हमारा दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या की जगह पे क्या लिखेंगे? 306 गुणा में दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर। एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम तो पूछा है, तो एलसीएम की जगह पे हम लोग एलसीएम ही लिखते हैं। एचसीएफ कितना दिया इसका? एचसीएफ कितना दिया? 9। तो 9 को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बताओ? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग दिमाग लगाओ, जैसे मान लो यहाँ पर ये 3 गुणा में 5 है और बराबर 15 गुणा में 3 है, तो अगर दोनों बराबर में होते हैं ना तो इस 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं। इस 5 एकम 5 को 5 3 15 काट सकते हैं।
यहाँ तक एग्री करते हैं मेरे इस बात को? करते हैं ना? करते हैं ना? करते हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये 9 है, 9 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27, बचा कितना 3, 36 हो गया, 9 चौक 36। तो एलसीएम इधर क्या बचा? एलसीएम बराबर कितना आया? 657 और गुणा में कितना? 34। किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो हमको। तकलीफ है क्या? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 34 का मल्टीप्लाई 657 लिखो भैया फटाफट। 657 मल्टीप्लाई बाई 34 फटाफट करो। 428 के 8 हासिल 2। उसके बाद 4 पच्चे 20 दो 22 के 2 हासिल 2। ये 8 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये 8 है। तो 4 पच्चे 20 दो 22 के 2 हासिल आया कितना? 2। 6 चौक 4 छक 24 और 24 दो 26। 3 7 21 के 1 हासिल 2। 3 पच्चे 15 2 17 के 7 हासिल 1। तो 3 छक 18 1 19। अगर आप लोग यहाँ पर लिखो तो 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 और 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 हासिल 2, यानी कि 21 338। कितना आ गया? 21 338। इस दोनों संख्याओं का क्या निकल के आ गया? एलसीएम। बात को एग्री करते हो आप लोग या नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है क्या। 21 है या 22 है? आप लोग चेक करो एक बार, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो गया भैया तो फिर बहुत गड़बड़ है। आप लोग एक बार चेक करो आंसर कितना आया है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 छक 4 छक 24 25 26, ठीक है। तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2, यहाँ पर 2 रहेगा, इसको आप लोग करेक्ट करो। यहाँ पे 9 2 11 1 हासिल 12 के 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि फाइनल हमारा आंसर 22 338 है। थोड़ा सा गुणे मल्टीप्लाई में हमारा थोड़ा गुणा में गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए सॉरी, बाकी आप लोग करेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा 22 338 क्या है? हमारा एलसीएम है। बहुत जगह पे बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले या फिर किसी कोचिंग वाले पढ़ाएंगे कि यहाँ पे होगा क्या, कैसे करेंगे। ये जो 306 आप लोग लिखे हैं ना, 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम इंटू 9। क्या करेंगे? ऐसे एलसीएम को इधर ही रहने देंगे, बाद में क्या करेंगे, इस 9 को इधर ले जाएंगे तो 300 इधर हो जाए, कितना हो जाएगा? ये 306 इंटू 657 और बटे में कितना लिख देंगे इसको? 9। अगर देखिए कोई दूसरे पक्ष में गुणे के रूप में होता है तो इसको जब अगले पक्ष में यानी कि इस साइड में भेजते हैं, इस साइड में इस 9 को इस साइड में भेजेंगे तो बटे के नीचे आएगा, इसको बटे के नीचे लिख देते हैं। बाकी मकसद एक ही है, काम एक ही है, हमारा क्या होता है? डिवाइड करना। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, यानी 34 गुणा में 657 और बराबर किसके? एलसीएम के। हमने भी यही किया था। आप लोगों को जो मेथड सही लगे वो करो, बस करो। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट बिना किसी देरी के चलते हैं। तो आप लोग एक बार नोट कर लो अच्छे से। ओके, हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? आप लोग इसको नोट करो, इसके बाद मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा अगर मिट गया हो, ठीक है। और कोई भी अगर गड़बड़ी लग रहा हो, कोई भी मल्टीप्लाई या डिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको आप कमेंट में बताइए कि सर ये आपने गड़बड़ किया है, मैं इसको सुधार करूँगा, ठीक है। जैसे अभी क्या है, बहुत ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि सर यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको बताओ, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, पूरा सुधारूंगा। आप लोगों का पूरा बात एक एक मैं केयर करता हूँ, एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक एक बातों को पूरा का पूरा आप बताया करो कि सर ये गड़बड़ी है, आप इसको सुधार करो, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूं।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो भी हमारी कोई प्राकृतिक संख्या n होती है वो 6 के पावर n की घात अगर उसका जो लास्ट अंक है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन करेक्ट है क्या, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। तो पूछा क्या है कि यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, इकाई का अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। जैसे इकाई का अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि बताता मैं एक बार, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि आप लोग ऐसे लिखिए, हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त हो सकती है, कोई संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जो उसमें 2 और 5 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर आप लोग यही लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई संख्या आप लोग ऐसे लिखिए, कोई संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जब उसमें दो और 5 का गुणनखंडन हो। गुणनखंड हो मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन से लिख सकते हैं 6 पे पावर n, जैसे 6 पे पावर n का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 1, n का मान कितना ले लेते हैं 2, n का मान कितना ले 3, ऐसे n का मान 4 ले लेंगे, n का मान कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे, n का मान कितना ले लेंगे 6। हमसे बोला क्या है कि आप 6 पे पावर n का मतलब चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, बस इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आना चाहिए 0। तो 6 के पावर कितना है 1, अगर हम 6 का पावर 1 करें तो 6 गुणे 1 यानी कि कितना आ जाएगा 6। क्या यूनिट डिजिट 0 आया, कभी नहीं। 2 करते हैं, 6 के पावर 2 अगर करें तो 6 गुणा में 6 कितना आएगा 36। इकाई का अंक क्या 0 आया, नहीं आया। 6 के घाते 3 रख करके चेक करते हैं तो 6 गुणा में 6 कितना आ जाएगा 6 6 36 छक्का 216। ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या n का मान नहीं हो सकता जिसमें क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक 0 पर 0 हमारा प्राप्त हो जाए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम 6 को फैक्टराइज करें, 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ब्रेक डाउन होता है 2 गुणा में 3 को, यानी कि ये 2 और 3 के गुणनखंड में टूटता है। और हमारा शर्त क्या था, किसी संख्या को 0 लाने का मतलब क्या है, 0 लाने का मतलब उसका गुणनखंडन 2 और 5 होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का जब मल्टीपल होगा तो 2 25 10 आएगा। हमारा बड़े प्यार के साथ यहाँ पर देखिए कि हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। तो यही हमको लिखना है कि हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसमें 2 और 5 का गुणनखंडन हो। यहाँ पर कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है, n का मान कोई ऐसा नहीं है 6 पे पावर कि 6 की घात को अगर हम कोई किसी पर रखें तो 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए उसका फैक्टर 2 और 5 का होना जरूरी है। जब तक 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा तब तक वो क्या होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 नहीं आ पाएगा। आप लोग इसको एक बार केयरफुली तरीके से देख लीजिए। मैं हट जाता हूँ, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर हमें हमारा 2 तो मिल जा रहा है, 2 का मिल जा रहा है। अगर यहाँ पर 5 हमारा मिल जाता तो 3 की जगह पे 5 होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ 2 5 की जगह पे है कितना 3 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिखिए ये यहाँ 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः 6 पे पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो लिख लीजिए फटाफट
यहाँ यहाँ पाँच का पाँच का पाँच का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पाँच का गुणनखंड नहीं है, अतः अतः सिक्स पे पावर एन सिक्स पे पावर एन सिक्स पे पावर एन पाँच से विभाजित नहीं होगा। सिक्स पे पावर एन पाँच से विभाजित नहीं होगा। अब आप लोगों को क्लियरली तरीके से पता चल गया है, जब ये पाँच से विभाजित नहीं होगा तो पाँच से जब विभाजित नहीं होगा, पाँच और दो का फैक्टर नहीं आया, गुणनखंड नहीं आया, तो क्या ये संख्या सिक्स पे पावर एन कभी जीरो पर समाप्त हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी है, अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि सिक्स पे पावर एन संख्या, या फिर ऐसे लिखिए संख्या सिक्स पे पावर एन जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त हो सकती थी जब उसमें दो और पाँच का मल्टीपल आता, बट यहाँ पर दो और पाँच का मल्टीपल नहीं है, इसे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा क्या है, जीरो पर नहीं समाप्त हो सकती। ओके, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारा पुराना वही फार्मूला है, 1 मिनट के शॉर्ट में पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारा शायद बताते हैं इसको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जांच कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये हमें चेक करना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा अंक है इसको हम इस साइड सॉल्व करते हैं, और ये जो हमारा अंक है इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर ले रहा कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5। ठीक है, ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या फटाफट बताइए मेरे भाई कमेंट में। आप लोग को तो पता होगा, पहले ही बताया भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या होता है कि जो एक और खुद के अलावा किसी और से कटे, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है भाज्य संख्या। तो अगर हम ये इसको चेक करें ना, अगर ये जो हमारा है इसका गुणनखंड 2 से अधिक हुआ तो ये भाज्य संख्या है, अगर इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक हुआ तो दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमको इसी को चेक करके बताना है। तो चलिए फटाफट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है, 7 × 11 × 13 प्लस का 13, ये इस साइड हमने लिख लिया, और ये हमारा जो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, उसके बाद ×1 और प्लस का 5। सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं, 13 इधर भी है इधर प्लस में भी है, तो जो 13 हमारा है इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। तो 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 7 बचेगा, ×11 बचेगा,
गुणे 13 हमने बाहर निकाल लिया, 13 की जगह पे 1 बचा और प्लस का यहाँ कितना बचा 1। बड़े ही प्यार के साथ ऐसे लिखते चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको करते हैं। तो इसको अगर हम करें तो कितना आएगा 7 और गुणे 11, 11 सतह कितना होता है 77, 77 और 1 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 गुणे 11, 11 सतह 77 और 77 एकम 77, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 77 और प्लस का 1, कोष्टक के बाहर कितना रहेगा 13, 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, तो 13 गुणे 78। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, कितना निकल के आता है 13 8 104 के 104, 104 के कितना लिखेंगे 4, हासिल कितना हमारा आएगा 10, 13 सते 91, 91 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91 में 10 जोड़ेंगे 101, कितना आ जाएगा 101, यानी कि इसका फाइनल कितना निकल करके आया है 1014। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं, 7 का गुणा करें तो इसको भी इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 को बाहर निकाल लिया, इसके जगह पे 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके बाद प्लस का 1। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। हमने 5 को कॉमन ले लिया, 5 जहाँ जहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें 5 की जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो करते हैं, 7 छक 42 एकम 42, इसको करते हैं यहाँ तक 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, और इधर साइड में क्या चल रहा है अपना 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 24 दूना 48 के 8, हासिल आया कितना 4, और 24 चौक के 96, 96 4 कितना होता है 100, 1008, 1008 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1009, तो 5 बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा 1009। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 9 45 के 5, हासिल आया कितना 4, 5 9 45 के 5, हासिल आया 4, 5 का गुणा 0 में 4 आ जाएगा, 5 का गुणा 0 में 0, 5 एकम 5, यानी कि कितना निकल के आया फाइनल 5045। कितना निकल के आया इधर 1014। तो अगर हम ध्यान से देखें मेरे भाई, क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व किए ये वाला तो कितना निकल के आया 1014, और यहाँ पर ये जो सॉल्व करके आया इधर इसका कितना निकला 5045। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे 5000 जो 45 है, क्या ये केवल खुद से कटेगा किसी और से? अगर इसको हम फैक्टराइज, अभी ऊपर देखिए, इसके जस्ट ऊपर ही देखिए यहाँ पे, क्या 5045 को हम ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या 1014 को हम ऐसे नहीं लिख सकते? अगर 1014 जो फाइनल हमारा आंसर निकल के आया है 1014, 1014, इसको अगर हम देखें तो किससे किससे डिवाइड होगा? तो सबसे पहली बात है ये 1014 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, इसके साथ साथ 13 से भी ये कटेगा, इसके साथ साथ 78 यानी 78 से भी कटेगा, यानी कि 1014 जो है इसके फैक्टर 1 2 3 4 हैं, यानी 1014 के फैक्टर 2 से अधिक हैं, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यहाँ पर भी ये जो हमारा 5045 है, 5045, इसको हम 5045 को खुद से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, इसके बाद 5 से भी ये कट सकता है, इसके बाद 1009 से भी कटेगा, यानी कि 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर आ गए यहाँ पे 4, यानी 2 से अधिक है, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसको फटाफट हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ दोनों के, आप लोग यहाँ साइड में लिखिए, यहाँ दोनों के, यहाँ लिखिए मेरे साथ, यहाँ दोनों के गुणनखंड, यहाँ दोनों के गुणनखंड, यहाँ दोनों के गुणनखंड 2 से अधिक है, दोनों के गुणनखंड 2 से अधिक हैं। अब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो भाज्य संख्या होता है, 2 से अधिक है,
आता है, ये ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली 1.1 हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि एक हमारा किसी खेल का मैदान है जो हमारा ऐसे सर्कल यानी वृत्त के साइज का है, आकार का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो टोटल मैदान है, यहाँ पे सोनिया है, इस पूरे एक चक्कर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ऊपर रवि हमारा, तो रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, जबकि सोनिया जो है इसका एक चक्कर लगाने में हमारा कितना लगता है? 18 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ हमारा सोनिया है, यहाँ रवि है। दोनों एक ही टाइम पे, जैसे होता नहीं है कि रनिंग के लिए छोड़ा जाता है, जैसे सब लोग तैयार रहते हैं, 1 2 3 गो, तो दोनों एक ही दिशा में, यानी कि ये अगर इधर जा रहा है तो इधर ये भी जा रही है, यानी कि दोनों को जो हमारा डायरेक्शन है दोनों का वो सेम है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। और टाइम भी स्टार्टिंग का एक ही है कि दोनों को एक साथ छोड़ा जा रहा है, दोनों एक साथ रनिंग कर रहे हैं। तो ये जो सोनिया है अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ तक जाएगी, और जो रवि है ये भी अपना चलते चलते जाएगा। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। मतलब रवि यहाँ से जब चलना, एक मिनट में इसको हाईलाइट करता, आप लोग समझना ध्यान से। रवि यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो चलते चलते ये 12 मिनट में जब यहाँ पहुँचेगा तो सोनिया जो है ये हमारी कहीं बेचारी यहीं पहुँची होगी। यानी कि ये फटाक से 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, और जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट में एक यहाँ कहीं होगी, तब जाके 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी ना। तो ऐसे करते करते चक्कर लगा रहे हैं। पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा समय आएगा कि जब ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे, रवि और सोनिया एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। अभी चक्कर लगाते जा रहे हैं, मान लीजिए तो रवि का एक चक्कर पूरा हुआ, तो रवि जब यहाँ पहुँचा तो सोनिया यहाँ पहुँची। अगला चक्कर क्या हुआ? अगले चक्कर में रवि जब यहाँ चक्कर लगाया तो सोनिया हमारा यहाँ पहुँची। फिर अगले चक्कर में जब ये थोड़ा फास्ट किया तो सोनिया हमारा यहाँ पहुँची। यानी कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा किसी ना किसी पॉइंट पर जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो हमें वही चेक करना है वो कौन सा ऐसा समय रहेगा जब वो चलना शुरू करते हैं तो किस समय बाद वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसको हमने बिना वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है कि माना रवि और सोनिया क्रमशः एक्स तथा वाई चक्कर लगाकर 3 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुँचते हैं। अगर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, तो उनको एक्स चक्कर लगाने में 12x मिनट लगेगा और इसको वाई चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेगा। बट क्या है यहाँ पर समय जो हमारा क्या रहेगा? समय हमारा सेम रहेगा। चक्कर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन समय क्या है? सेम ही रहेगा। मान लो 2 घंटे के लिए बोला कि आप लोग 2 घंटे रन करो, इन दोनों को छोड़ा गया कि तुम 2 घंटे रन करो, और 2 घंटे में ये जो रवि है ये ज़्यादा चक्कर लगाया, सोनिया जो है थोड़ा कम चक्कर लगाई, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट पर मिले होंगे। तो अगर एक ही पॉइंट पर मिले होंगे तो हमें ये चेक करना है कि जिस समय पर छोड़ा गया उसके कितने समय बाद ये लोग उस पॉइंट पर मिले। मान लो अभी छोड़ा गया तो कुछ तो ऐसा टाइम आएगा 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कि दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो वही हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो टाइम है, टाइम ये दोनों के
दोनों के चक्कर लगाने के बराबर है। यानी कि समय हमारा क्या है, 12x और 18y के बराबर है। यानी कि समय 12x है और समय हमारा क्या है, 18y। यानी कि अगर हम ऐसा कोई समय ढूंढे तो 12 और 18 का दोनों का हमारा क्या आएगा, गुणा जाएगा, मल्टीपल आएगा। अगर दो संख्याओं का मल्टीपल होता है तो उसका हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो यहाँ पर अगर हम समय निकालना चाहें तो समय हमारा तभी निकलेगा जब हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो फटाफट हम लोग 12 और 18 के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 12 को डिवाइड करो 2 से, 2 छक्के होता है 12, फिर 2 से 2 तियां 6, फिर 3 एकम 3। अगर हम 12 को लिखना चाहें तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी यहाँ पर दो दो बार है तो 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं और गुणे में कितना, 3। इसके बाद 18 को देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 18, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। यानी कि अगर हम यहाँ पर 18 को लिखना चाहें तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। यानी कि यहाँ 3 दो बार है तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 3 की घात 2। अब एलसीएम हमारा क्या बोलता है, एलसीएम हमारा बोलता है कि क्या करना है, जो दोनों में से किसी एक में भी हो और हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है। तो 2 की घात 2 है तो हमें 2 की घात 1 वाला नहीं लेना है, 2 की घात 2 वाला लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 2 की घात 2 गुणे में 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है। तो हमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है, उच्चतम घात के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 की घात 2 वाला लेंगे। 2 की घात 2 कितना होता है, 4। 3 की घात 3 कितना होता है, 9। यानी कि फाइनल हमारा 4 9 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि हमारा ये कितना, 36 मिनट। यानी कि स्टार्टिंग के बाद वे लोग कितने समय बाद एक ही पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, तो हमारा 36 मिनट बाद वे लोग दोबारा एक ही पॉइंट पर दोनों लोग मिलेंगे। तो एक बार हम फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कि रवि और ये सोनिया हमारा चलना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगा रहा है, यानी सोनिया से 6 मिनट शायद कम लगा रहा है। तो अगर रवि एक चक्कर लगाया 12 मिनट में यहाँ पहुंचा तो सोनिया जो है 18 मिनट लग रहा है, तो यानी कि 6 मिनट कम है, 6 मिनट इससे ज़्यादा लग रहा है। तो ये सोनिया कहीं यहाँ पर होगी। फिर अगले चक्कर में क्या होगा, रवि एक चक्कर जैसे लगाएगा सोनिया यहाँ होगी। फिर अगले चक्कर में जैसे रवि एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया यहाँ होगी। फिर अगले चक्कर में सोनिया यहाँ, फिर अगले चक्कर में सोनिया यहाँ, फिर अगले चक्कर में सोनिया यहाँ। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रवि का चक्कर ज़्यादा हो जाएगा और रवि और सोनिया इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। यानी कि होगा क्या, सुनना ध्यान से। रवि जैसे ही एक चक्कर पूरा कर लेगा, सोनिया एक चक्कर लगाना शुरू करेगी। रवि जैसे एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा कर लेगा और सोनिया यहाँ से स्टार्टिंग करेगी। यानी वही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे रवि और सोनिया मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग किया जाता है, मान लो 2 घंटे के लिए दोनों को छोड़ा जाता है, तो कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे, तो हमारा क्या है, 36 मिनट। समय यहाँ पर सेम है, दोनों को 2 घंटे के लिए ही मान लीजिए दौड़ाया जाता है कि आप 2 घंटे में चक्कर लगाओ। कितने चक्कर कौन लगाता है ये बात की बात है, लेकिन समय कितना मिल रहा है, 2 ही घंटे। तो यहाँ पर दोनों हमारा समय क्या है, बराबर है। इसलिए समय बराबर है तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। और जो हमारा टी आया ये 12 और 18 दोनों का क्या है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर केवल 12 लिखा है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। 12 व 18, 12 व 18 दोनों का क्या है, गुणज है। तो अगर 12 और 18 दोनों का गुणज है तो हमें कोई ऐसा संख्या लाना है जिसमें 12 भी आए 18। तो 12 और 18 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के बाद हमने ऐसे ये सब किया, तो ये हमारा 36 मिनट हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं आंसर। इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर हम चाहते तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल के डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है। तो समझ जाएंगे तो फिर करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्नावली यानी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, हमारा लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा है, समझ में आया है कुछ, तो बताइए आप लोग। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर उसके बारे में बताइए, कमेंट करिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा अपना
आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको पूरा आप लोग का सहयोग रहेगा तो सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो थोड़ा हमारा लेट आ रहा है, 4-5 दिन लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, थोड़ा परेशानी है। तो जैसे ही सही होगा उसके बाद हमारा पूरा रेगुलर वीडियो आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अभी बहुत टाइम है अपने पास, इसलिए हम इस चैप्टर को एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने सिखाने की कोशिश किया है। बाकी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, लेक्चर में। तो ओके, तो अपने पास तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कराया। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।